हेलो गाइस कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के पेपर 6 हिंदी के अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्नों की, जो दोस्तों पिछले वर्षों में आए हुए हैं। दोस्तों आज क्लास का पहला क्वेश्चन है। दोस्तों इससे सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात यह है कि इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें हमने संधि का मतलब जो पवन सीरीज है उस वक्त मुझे ध्यान नहीं है, और पवन सीरीज में संधि का विलोम शब्द विच्छेद दिया गया है और मैंने भी बाई मिस्टेक वही चीज़ बता दिया है। तो माफ़ कीजिएगा दोस्तों, संधि का जो विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा बिगड़ा। क्या हो जाएगा दोस्तों? संधि का विलोम शब्द बिगड़ा हो जाएगा। दोस्तों बहुविकल्पीय जो प्रश्न हुए थे आपके सारे हो गए हिंदी के जितने थे पवन सीरीज में। अभी दोस्तों अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न है पिछले वर्षों में जो आए हुए हैं। तो आज क्लास का पहला क्वेश्चन दोस्तों, वाचन कितने प्रकार का होता है, नामोल्लेख करें। वाचन, अब यहाँ वचन नहीं पूछा जा रहा दोस्तों, वाचन वाचन का मतलब बोलने से संबंधित है। तो वाचन दोस्तों दो प्रकार का है, एक सास्वर वाचन और दूसरा है मौन वाचन। 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। अब ये सास्वर वाचन क्या है, मौन वाचन क्या है? तो सास्वर वाचन जो है दोस्तों, सास्वर वाचन के अंतर्गत आदर्श वाचन तथा अनुकरण वाचन आता है। सास्वर वाचन के अंतर्गत आदर्श वाचन तथा अनुकरण वाचन। अब दोस्तों अनुकरण वाचन जैसे यहाँ लिखा है, तो अनुकरण वाचन का मतलब क्या होता है, जैसे देख कर बोलना। जैसे सामने वाला कोई चीज़ बोल रहा है तो वही चीज़ हम भी बोल रहे हैं, तो इसको कहते हैं अनुकरण वाचन। अनुकरण का मतलब देख कर दूसरे की नकल करके बोलना। मतलब सामने वाला स्टूडेंट्स या जो भी है, अगर वो जैसा बोल रहा है उसी तरह हम भी बोल रहे हैं, तो ये हो जाएगा अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन क्या है दोस्तों? सरल और साधारण शब्दों में बोली गई बात। अब दोस्तों मौन वाचन क्या होता है? तो मौन वाचन, मौन का मतलब जैसे जानते ही हम सभी दोस्तों, मौन का मतलब बिना बोले हुए, मतलब बिना बोले हुए मतलब इशारा जिसे बोलते हैं दोस्तों। क्योंकि मौन का मतलब होता है चुप रहना, मौखिक रूप से नहीं बोलना है इसमें। मौन वाचन के अंतर्गत द्रुत वाचन एवं गंभीर वाचन आता है। मौन वाचन के अंतर्गत दोस्तों दो वाचन, द्रुत वाचन एवं गंभीर वाचन आता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कारकों की संख्या कितनी होती है? किन्हीं दो कारकों का नाम लिखिए। हिंदी भाषा में कारकों की संख्या कितनी होती है? किन्हीं दो कारकों का नाम लिखना है। 2024 में भी क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। तो हिंदी भाषा में दोस्तों 8 कारक होते हैं। पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठवां संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक, आठवां संबोधन कारक। तो दोस्तों हिंदी में 8 कारक होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, ऐसे आप लोगों ने दोस्तों जरूर इसको याद किया होगा, कर्ता ने कर्म को करण से। ये दोस्तों तो 8 कारक होते हैं हिंदी में। अब दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञ संयुक्त व्यंजन किन व्यंजनों से मिलकर बना है? ज्ञ संयुक्त व्यंजन, ये कौन सा व्यंजन है दोस्तों? ये भी पूछा जाता है ज्ञ कौन सा व्यंजन, तो क्या है? संयुक्त व्यंजन। 2024 में भी क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। तो ज्ञ सब जो वर्ण है दोस्तों, ये आधा जा और आधा इया से मिलकर ज्ञ बना है। अब ये हलंत का मतलब दोस्तों आधा होता है, जो हलंत ये लगा है नीचे इसको आधा बोलते हैं। तो आधा जा प्लस आधा इया बराबर ज्ञ। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मौखिक अभिव्यक्त का क्या महत्व है? मौखिक अभिव्यक्त का क्या महत्व है? तो दोस्तों मौखिक अभिव्यक्त होती क्या है? मौखिक अभिव्यक्त दोस्तों जैसे हम लोग अपने विचारों को प्रकट करते हैं, तो जब हम अपने विचारों को बोल कर प्रकट करते हैं किसी भी स्थान पे कहीं भी, तो दोस्तों ये होती है मौखिक अभिव्यक्त। अभी इसका महत्व क्या है? तो दोस्तों मौखिक अभिव्यक्त के महत्व को प्रतिपादित करते हुए डासन ने लिखा है। अब यहाँ पर दोस्तों डासन के अनुसार बताया जा रहा है कि इन्होंने क्या बताया है मौखिक अभिव्यक्त का महत्व। जैसे एक आम परिभाषा होती है, हम लोग अपने हिसाब से लिख देखते हैं, लेकिन अब यहाँ पर डासन के अनुसार बताना है। तो डासन ने लिखा है, मौखिक कार्य भाषा की नींव तैयार कर देता है।
क्योंकि मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा के प्रमुख अंग समान होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मौखिक अभिव्यक्ति भाषा रूपी व्यक्ति को एक सुदृढ़ कला है। भाषा रूपी व्यक्ति की एक सुदृढ़ कला है। फिर से देखते हैं दोस्तों इसको। डासन ने लिखा है मौखिक कार्य भाषा की नींव तैयार कर देता है, क्योंकि मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा के प्रमुख अंग समान होते हैं। मतलब क्या दोस्तों, जो मौखिक भाषा के अंग हैं और जो लिखित भाषा के अंग हैं, ये दोनों में समानता पाई जाती है। इसलिए मौखिक भाषा का जो मौखिक अभिव्यक्ति है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि अगर आपके पास बोलने की कला है तो दोस्तों हर जगह आपका मान सम्मान होगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि मौखिक अभिव्यक्ति भाषा रूपी व्यक्ति की एक सुदृढ़ कला है। वही बात दोस्तों कि अगर आपके पास बोलने का तरीका है तो एक ये कला के रूप में होती है। मतलब आपके अंदर एक कला है, आप लोगों को चीज़ों को समझा सकते हैं, अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं दोस्तों बोलने के तरीके से। फिर दोस्तों लैम्बोर ने लिखा है, अब इनके अनुसार दोस्तों लैम्बोर, मेरा निश्चित विचार है कि पाठशाला के जीवन में अंतिम वर्ष तक लिखित कार्य की अपेक्षा मौखिक कार्य परम आवश्यक है। इनका कहने का मतलब दोस्तों कि जो शैक्षिक वर्ष होते हैं, मतलब शैक्षिक वर्ष जैसे 11 12 ग्रेजुएशन, तो इसमें लिखित वर्क पे ना ध्यान देकर मौखिक कार्य पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम सभी को अपने अंतिम बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक हम अपने मौखिक कार्य पर ही, मौखिक मतलब बोलने पर ही चीज़ों को ध्यान देते हैं। मतलब ज़्यादातर हमारा काम किससे होता है, बात करके। क्योंकि लिखित कार्य होता है लेकिन बहुत कम। मान लीजिए आप कहीं पर भी नौकरी कर रहे हैं या कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो बिना बोले आपका काम नहीं चल सकता, बोलना आपको पड़ेगा। तो इनके अनुसार कहने का मतलब है कि बोलने पर ज़्यादा जोर दिया जाए। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लिपि और ध्वनि का आपस में क्या संबंध होता है। लिपि और ध्वनि का आपस में क्या संबंध होता है, 2024 में भी क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, मानव जिसके द्वारा बोलता है या जो वायु मुख विकार से निकलकर वागंद्रिय के द्वारा कुछ वाणी प्रकार करती है उसे ध्वनि कहते हैं। फिर से देखते हैं इसको दोस्तों। मानव जिसके द्वारा बोलता है या जो वायु मुख विकार से निकलकर वागंद्रिय के द्वारा कुछ वाणी प्रकार करती है उसे ध्वनि कहते हैं। मतलब क्या दोस्तों, जैसे हम सभी जो बोलते हैं तो हमारे मुंह से वायु के द्वारा जो आवाज़ या ध्वनि निकलती है या जो वाणी निकलती है वही ध्वनि है। अब इनका संबंध क्या है, जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग भाषा को लिख कर व्यक्त करने में किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। मतलब जो हम बोलना चाह रहे हैं अगर उनको लिख कर व्यक्त कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं, तो इसे ही लिपि कहते हैं। वर्णों के मेल से लिपि बनती है। लिपि किससे बनती है दोस्तों, तो वर्णों, जैसे वर्ण क्या है, का खा गा, इसके मेल से लिपि बनती है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों 2024 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, निम्न समुच्चारित शब्द युग्मों का सही अर्थ लिखिए। मतलब जैसे अनल अनिल है तो इसका अर्थ हमें बताना है कि दोनों का अर्थ क्या है, क्योंकि दोनों मिलजुल रहे हैं। समुच्चारित का मतलब एक उच्चारण करने वाले लगभग। अब दोस्तों जैसे अनल है, अनल किसका पर्यायवाची है दोस्तों, आग। अनिल किसका पर्यायवाची, वायु का, हवा का। अब फिर सकल है और ये सलीफा वाला है, सकल है, इसमें अंतर क्या है, तो सकल जो है इसका मतलब होता है संपूर्ण यानी पूरा, और जो सकल है ये वाला सा, इसमें अंतर देख लीजिए दोस्तों। जो हम लोग शकल बोलते हैं तो इसमें ये वाला शकल होता है। शकल मतलब चेहरा या टुकड़ा, कोई छोटा भाग। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न से है, 2024 में भी क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। वन और पर्वत शब्द के 5 पर्यायवाची लिखिए। दोस्तों पर्यायवाची और विलोम शब्द तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि जो चीज़ें पहले से हमें पता हैं तो उसको एकदम रट के जाइए। जैसे विलोम शब्द है, पर्यायवाची है। अब पर्यायवाची में भी समानार्थी शब्द आ जाता है, वही चीज़ है लेकिन उसका नाम अलग है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, समानार्थी बोल दिया जाता है। अब यहाँ पर वन का जो पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, जंगल हो जाएगा, अरण्य हो जाएगा, कानन हो जाएगा, विपिन हो जाएगा, कांतार हो जाएगा।
क्या दोस्तों, वन का जंगल अरण्य आनंद विपिन कांतार। पर्वत का क्या हो जाएगा दोस्तों, शैल, पहाड़, अचल, गिरि, धराधर, मेरु। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वाक्य के आवश्यक गुण कौन कौन से। मतलब जो एक वाक्य होना चाहिए उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए आवश्यक, यानी विशेष तौर पे। तो दोस्तों, सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो व्यवस्थित हो और सार्थक अर्थ देता हो। अब जैसे दोस्तों, सार्थक का विलोम शब्द क्या होता है, निरर्थक या नेगेटिव। मतलब जो शब्द है, समूह है इसका, तो उसका कोई नेगेटिव अर्थ ना हो, मतलब सार्थक पॉजिटिव अर्थ होना चाहिए। तो ये वाक्य कहलाता है। क्या है दोस्तों, सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो व्यवस्थित हो और सार्थक अर्थ देता हो, वाक्य कहलाता है। अर्थात वाक्य का आवश्यक गुण है, इससे कोई अर्थ निकलता हो। मतलब जो वाक्य होना चाहिए उससे कोई अर्थ भी प्रकट हो, बेमतलब का वाक्य नहीं होना चाहिए। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों लघु उत्तरीय से है। लेखन शिक्षण के महत्व को स्पष्ट कीजिए। 2022 में क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों। लेखन जो शिक्षण है, यानी जैसे दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा या ना पढ़ा होगा, तो आप लोग अगर यूपी टेट का या सी टेट का एग्ज़ाम देंगे तो दोस्तों इसमें जैसे क्या होता है, भाषा सीखने का क्रम होता है, LSRW, यानी सुबो, और जैसे ये तो इंग्लिश में हो गया, लिसन, स्पीक, रीड, राइट। हिंदी में क्या है दोस्तों, सुबोपली। मतलब सबसे पहले आप सुनेंगे, फिर बोलेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे, तो फिर अंतिम चरण होगा लिखने का। अब लिखने का क्या है दोस्तों, उसमें चरण अंतिम है। जैसे पहले आप सुनेंगे, फिर सुबह बोलेंगे, फिर पली पढ़ेंगे, फिर लिखेंगे। तो अब यहाँ लिखने का महत्व बताना है। तो दोस्तों लिखने का शिक्षा के महत्व जो है वो निम्न प्रकार से हैं दोस्तों। तो इसमें दोस्तों पहला पॉइंट है, लिखने की शिक्षा के प्रमुख महत्व। बालक को इस बात की योग्यता प्रदान करना है जिससे कि वह अपनी भावनाओं और अनुभूतियों को लिखकर अपने शब्दों में व्यक्त कर सके। मतलब क्या है दोस्तों, इसका अर्थ जो निकल रहा है कि बालक के दिमाग में जो बात आई या जो बात वो कहना चाह रहा, तो उसे लिखकर वो प्रकट कर सके दोस्तों अपने शब्दों में। मतलब उसके जो खुद के शब्द होने चाहिए, दूसरों से नकल नहीं। अब दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पा रहे हो दोस्तों। बालकों को लिखने की शिक्षा देने का एक महत्व यह भी है कि वे लिखते समय यथास्थान, सामासिक तथा विराम आदि चिन्हों का प्रयोग करके लिख सकें। मतलब जैसे दोस्तों क्वेश्चन मार्क है, विस्मयादि बोधक चिन्ह है, आप सभी जानते हो दोस्तों विस्मयादि बोधक चिन्ह ये है। जैसे क्वेश्चन मार्क, मान लीजिए कोई प्रश्न उसमें पूछा जा रहा तो क्वेश्चन मार्क लगाना है, कोई शोक की बात की जा रही तो विस्मयादि बोधक। तो इन चिन्हों का प्रयोग जैसे शब्द हैं, ये जैसे वाक्य हैं, तो वहाँ पर प्रयोग कर सके, ये भी एक महत्व है दोस्तों। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, बालकों ने पढ़कर, सुनकर या मौखिक भाषा के माध्यम से जिन शब्दों का ज्ञान अर्जन कर लिया है उनके प्रयोग करने का अवसर प्राप्त होता है। छात्र इन शब्दों का प्रयोग लिखकर कर सकते हैं। मतलब दोस्तों बालक ने पढ़कर या मौखिक भाषा के द्वारा दूसरों के द्वारा जो सुना है वो, या ज्ञानार्जन का मतलब क्या है, ज्ञानार्जन का मतलब जो सीख लिया है या अपने अंदर, अर्जन का मतलब ग्रहण करना, ग्रहण कर लिया है, तो वो उसका प्रयोग भी कर सके जब उसको मौका मिले। अवसर का मतलब मौका मिले, लिख कर अपने शब्दों में। फिर दोस्तों अगला पॉइंट है चौथा, बालकों ने जिस ज्ञान को सीख कर प्राप्त कर लिया है उन्हें लिखित भाषा का ज्ञान कराकर उस ज्ञान को सुव्यवस्थित तारतम्य रूप से प्रस्तुत करने की शिक्षा प्रदान करना, ये भी एक दोस्तों महत्व है। फिर पांचवा क्या पॉइंट है दोस्तों, बच्चों को सुंदर, स्पष्ट तथा आकर्षक ढंग से लिखने की शिक्षा देना चाहिए। छठवां पॉइंट, लास्ट पॉइंट है दोस्तों क्या, स्थायी साहित्य सृजन की शिक्षा प्रदान करना। स्थायी साहित्य सृजन की शिक्षा भी प्रदान करनी चाहिए दोस्तों। ये इसके महत्व हैं किसके, लेखन शिक्षा के। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लेखन शिक्षण के महत्व को स्पष्ट कीजिए। 2022 में अभी दोस्तों इससे पहले क्वेश्चन हो चुका, सेम क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या है, एक ये भी भाषा में दोस्तों क्वेश्चन लिखा है। जैसे पहला क्या है, लेखन शिक्षण के महत्व को स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्या है, लिखने की शिक्षा के उद्देश्य
एवं लिखने शिक्षण की विधियाँ बताइए। अब उद्देश्य तो आप समझ गए हैं पहले ही और महत्व भी समझ गए हैं। अब यहाँ पर विधियाँ नहीं हैं तो विधियाँ भी देख लेते हैं और इसका महत्व भी हो चुका है। तो दोस्तों इसमें क्या आंसर हो जाएगा। अब ये 2023 में भी क्वेश्चन आया है, मतलब यही क्वेश्चन 2022 और 30 2 साल लगातार आया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, पढ़ना सिखाने के साथ साथ लिखना सिखाने के कई लाभ हैं। प्रथम लाभ यह है कि देखना, सुनना तथा करना, ये तीनों क्रियाएं लिखने के साथ साथ चलती हैं। मतलब देखेगा, सुनेगा, करेगा। पहले कोई चीज़ देखा और फिर सुना और फिर उस पर क्रिया किया, लिखने के साथ साथ ये चलती हैं। अतः लिखना और पढ़ना एक दूसरे में सहायक हो जाते हैं। द्वितीय लाभ यह है कि लिखने की शारीरिक क्रियाएं पढ़ने को रोचक बना देती हैं। मतलब दूसरा इसका लाभ है कि जो लिखने की शारीरिक क्रियाएं हैं, लिखते हैं तो भाई हाथ हमारा चलता है, हम लोग इधर उधर देखते हैं या हमारा माइंड भी, अपना माइंड भी प्रयोग करते हैं, तो ये पढ़ने को रोचक बना देती हैं। फिर दोस्तों इसके मतलब क्या हो जाएंगे, उद्देश्य या विधि क्या है। जैसे दोस्तों उद्देश्य और जो महत्व है ऐसे अलग से पूछा जाए तो दोनों का मतलब एक ही है लगभग, आप वही लिखिएगा दोस्तों। उद्देश्य क्या है भाई, थोड़ा बहुत डिफरेंस करके। अब उद्देश्य और महत्व का मतलब आप सभी जानते हो। उद्देश्य का मतलब क्या करना चाहते हैं, इसके पीछे कारण क्या है। महत्व इसका फायदा क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन जब आए तो आप एक चीज़ अगर याद है तो उसी बेस पे आप दोनों चीज़ लिख सकते हैं, चाहे महत्व पूछा जाए चाहे उद्देश्य पूछा जाए। अब जैसे विधि है तो ये देखना पड़ेगा कि भाई विधि क्या है। अब यहाँ क्या है, लिखने की शिक्षा। बालक प्रारंभिक अवस्था में अपना प्रकाशन मौखिक भाषा में ही करता है। आगे चलकर वह लिखकर अपने भावों को व्यक्त करता है। बालक को पहले पढ़ना सिखाया जाए और बाद में बोलना या पहले ही लिखना सिखाया जाए। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है। तो मैंने अभी दोस्तों इससे पहले ही आप लोगों को बताया कि जो आप लोग सीटेट या टेट का एग्ज़ाम देंगे, जो भी टीचिंग लाइन से एग्ज़ाम है, आप लोग को भी आगे के सेमेस्टर में देखने को मिलेगा। तो इसका जो वो क्या है दोस्तों, क्रम है सुबोपल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अब यहाँ पर क्या बताया गया, इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है। मारिया मांटेसरी का कहना है, इनका नाम पूरा दोस्तों मारिया मांटेसरी, कि बालक को पहले लिखना सिखाया जाना चाहिए, किंतु कुछ विद्वान पढ़ने और लिखने की शिक्षा साथ साथ चलने में समर्थक हैं। मतलब दोनों साथ साथ चलें। और मारिया मांटेसरी का मतलब क्या कहना है कि पहले लिखें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। पेपर की डेट आप लोग को मालूम है दोस्तों, तो आप लोग पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा जितना पढ़ेंगे आपका रिजल्ट उतना ही अच्छा आएगा। थैंक यू दोस्तों, हम सभी नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। थैंक यू।